अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आप लोगों को मेरी तरफ से मुबारक हो। इंडेक्स आपका 1,50,000 का टारगेट अचीव कर गया है और आने वाले दिनों में इंडेक्स आपका मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। तो चलते हैं आगे। जब चलेंगे तो मैं टेक्निकली आपको बताऊंगा कि मेरा अगला टारगेट क्या हो सकता है। मेरा जो पहले टारगेट था वो मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरा जो टारगेट है वो जो मैंने आपको पहले बताया था वो मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट जो है वो 1,50 का है। तो अभी हम देखेंगे आगे जाके मज़ीद अपना टारगेट मैं कोई एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी के लिए जो मेरा टारगेट है वो मैं आपको हमारा आज का अचीव हो चुका है। जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम आगे जाके देख लेंगे। ओवरऑल मार्केट आपकी बहुत अच्छी रही है, 1500 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। मार्केट ने 1,50,000 को आज टच किया है, बस क्लोजिंग नहीं है 1,50,000 के ऊपर। कोई बात नहीं, आ जाएगी। 340 मिलियन का जी 340 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL में वॉल्यूम आया, थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है बैंक ऑफ पंजाब। FCCL आज तकरीबन 6% ऐड कर गया, 43 मिलियन का वॉल्यूम है। ASC कैप है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। यूनिटी 26 मिलियन का वॉल्यूम है, पॉजिटिव है। ASL में दोबारा अच्छी मूव थी, वॉल्यूम अच्छा है। मैपल लीफ 95 की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम अच्छा है। MTEX थोड़ा सा डाउन है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL आज चला है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। सर्ल आपका 3 रुपये ऐड कर गया, अच्छा वॉल्यूम है। ANSM है जी यहाँ पे, और LSECL है टॉप एडवांस्टर में। मेरा तो फेवरेट LSECL, मेरे पास तो तकरीबन 3.94 इस लेवल के दरमियान का पड़ा हुआ है, अच्छी खासी क्वांटिटी में। UDLI है जी आपका कैप है, और देन FFLM है जी, देन SCL है, ग्रे लीजिंग कंपनी है, IMS है, MQTM है, SGPL है और AATM है। ये सारे शेयर्स आपके पास कैप हैं, इनमें वॉल्यूम आज ओवरऑल अच्छा था। यहाँ पे अगर देखें तो एक आपके पास दीवान टेक्सटाइल में लिमिटेड है, ये आपकी डाउन है, DWTM। और इसके अलावा BNL आपका डाउन है जी, आज 115 पे आ गया है। दीवान ऑटोमेटिव 2 रुपये आज निकाल गया है, वॉल्यूम भी अच्छा है। मज़ीद अगर देखें तो आपके पास जी गुलशन स्पिनिंग में लिमिटेड आज आपका थोड़ा सा डाउन है। तो बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में जी आज आपके पास टोटल 24 कंपनियां हैं जी। देन आपके पास पहले नंबर पे AATM है, ASC है, BFS है, वॉल्यूम नहीं है। बीको है जी, बीको काफ़ी टाइम बाद कैप लगा है। BHAT है, ECOP काफ़ी टाइम बाद कैप लगा है। उस दिन मैं आपसे ECOP के बारे में बात भी कर रहा था, जिस दिन मैंने आपको ECOP और FCL के बारे में बताया था। और उस दिन मैंने आपको ये कहा था कि जितना शेयर आपको वेट कराता है उतना शेयर में अच्छी मूव आती है। FIL है जी, FSWL है, ग्रे लीजिंग कंपनी है, IML है, IMS है, JUBS है, KOHTM है जी, इसे भी काफ़ी टाइम बाद कैप लगा है, इसे भी आज हम डिस्कस करेंगे। LEUL है, MQTM है, मुगल है, PPVC है, क्वेटा टेक्सटाइल है, SANSM है, SCL है, SGPL है, UDLI है और जारिया लिमिटेड है। टोटल आपके पास 24 कंपनियां हैं जी। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ज़रा पहिया हमें आज का क्या कहता है। तो देखें जी ज़रा पहिए को। कमर्शियल बैंक सारे के सारे आज चले हैं आपके। UBL, मीज़ान बैंक, बैंक अल हबीब, HBL सिर्फ डाउन है, MCB, नेशनल बैंक, बैंक अल फलाह। अब मीज़ान बैंक अब आपका आलमोस्ट अपनी सेलिंग टारगेट पे पहुंच गया है, जो कि 440 450 की तरफ जा सकता है। अब आप लोगों को अपने टारगेट्स जो है वो एडजस्ट कर लेने चाहिए, अपनी प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करनी चाहिए, सिर्फ मीज़ान बैंक में नहीं बल्कि ओवरऑल। फर्टिलाइज़र आपका डाउन है, कोई बात नहीं। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है। सीमेंट आपका सारा पॉजिटिव है, स्पेशली लकी सीमेंट लीड कर रहा है। बैंक्स आपके सारे पॉजिटिव हैं। पावर डाउन है, टेक्नोलॉजी भी डाउन है, ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव है। आज सिस्टम के भी रिजल्ट हैं, सिस्टम को भी आज हमने देखना है। ऑटोमोबाइल आज आपका चला हुआ है कुछ ना कुछ, फार्मा आपका कुछ चला है, फूड डाउन है, टेक्सटाइल आपका पॉजिटिव है। तो हर सेक्टर में से कुछ ना कुछ चीज़ों ने आज पॉइंट्स निकाले हैं। बैंक अल हबीब ने 514, लकी सीमेंट ने 226, मीज़ान बैंक ने 226, UBL ने 224, एंग्रो होल्डिंग ने 170, MCB ने 100, FCCL ने 90, हैवी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 70, थाल ने 47, मैपल लीफ ने 47। अब देखिए ऑयल एंड गैस ने मेजर पॉइंट्स निकाले हैं। OGDC आपका आ गया, ऑयल एंड गैस में से आ गया है। माड़ी आ गया है। दैन इसके अलावा आपके बाकी जो छोटे मोटे और भी थोड़े जो है ना वो पॉइंट्स आपके ऑयल एंड गैस में से निकले हैं। अब फर्टिलाइज़र में से आ जाएँ। FFC ने आपके फर्टिलाइज़र में से मेन पॉइंट निकाल दिए हैं। पावर में से आपका हब पावर आ गया, टेक्नोलॉजी में से सिस्टम आ गया है और ऑयल एंड गैस में PPL भी आ गया है। देन माड़ी आ गया है,
बैंक्स में आपका HBL आ गया है, PSEL है, फातिमा फर्टिलाइज़र में से आ गया और देन आपके पास पैकेजेस आ गया। तो ठीक है, आपका ओवरऑल जो एक सेक्टर आज बिल्कुल जो है वो डाउन रहा वो है ऑयल एंड गैस। बाकी तो सारे सेक्टर के अंदर जो है ऑलमोस्ट आपकी मूव आहिस्ता आहिस्ता आई है आज कुछ ना कुछ हद तक। देखें भाई, इंडेक्स आपका बिल्कुल पीक पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने इंडेक्स पे नज़र रखें या तो जो है आप अपने स्क्रिप्ट्स पे नज़र रखें। अगर आप इंडेक्स पे नज़र रखते हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि यार इंडेक्स मेरे टारगेट पे जाएगा तो फिर जाके जो है मैं सेलिंग करूँगा, तो वो आपके टारगेट पे जाएगा तो आप लोग सेल करेंगे। अगर इंडेक्स आपके टारगेट पे नहीं जाता फिर आप क्या करेंगे। तो मैं आपसे उस दिन भी यही चीज़ कह रहा था, या तो आप इंडेक्स पे नज़र रख सकते हैं या जो है आप अपने स्क्रिप्ट्स पे नज़र रख सकते हैं, अपने शेयर्स पे नज़र रख सकते हैं। और मैं आपको उस दिन भी कहा था कि मैं जो चीज़ चूज़ करना चाहूँगा वो मैं कहूँगा कि यार मैं जो है वो स्क्रिप्ट्स पे नज़र रखना पसंद करूँगा, क्योंकि स्क्रिप्ट्स के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो बेहतर है, इससे आपको ज़्यादा मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा। और मैं इंडेक्स को जो है करंटली एक जो है साइड वे कर दूँगा। मैं कहूँगा कि यार मैं स्क्रिप्ट्स पे नज़र रखी बैठा हूँ, स्क्रिप्ट जैसे जैसे चलेंगे, जैसे जैसे प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी मैं साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करता रहूँगा। इंडेक्स शायद आपका भी अगर प्रॉफिट टेकिंग, कोशिश तो है कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और अभी तक जो है प्रॉफिट टेकिंग का कोई आसार नज़र नहीं आया, कोई हैवी तौर पे सेलिंग दिखाई नहीं दी। लेकिन जब हैवी तौर पे सेलिंग आएगी आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जो आपको चीज़ कह रहा हूँ कि आप स्क्रिप्ट्स पे ध्यान दें, अपने शेयर्स पे ध्यान दें। प्रॉफिट टेकिंग आप अपनी जो है वो साथ साथ करते जाएं। आप देखते हैं कि शेयर डाउन आ गया, उसमें अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें ट्रेड लें, आप उसमें पोजीशन बनाएं। और जब आप देखते हैं कि यार ये ऑलमोस्ट ओवर प्राइस्ड हो चुका है, अब इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। इंडेक्स में जैसे ही सेलिंग आएगी इंडेक्स आपका अच्छी खासी करेक्शन लेगा, लेकिन करंटली इंडेक्स को देख के लग रहा है कि इंडेक्स आपका 155 की तरफ भी जा सकता है। माड़ी में तकरीबन 8 लाख का वॉल्यूम पड़ा है और बिल्कुल साइडवे है, कुछ मूव नहीं पड़ी है, कोई बात नहीं। बेहतर है कि माड़ी का ज़रा वेट किया जाए। तकरीबन 634 पे क्लोजिंग दी है, 4-5 रुपये डाउन है, कोई बात नहीं, 4-5 रुपये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ज़रा ऐसे सब्र के साथ रखें, एहतियात से देखें। लकी सीमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ है पड़ा है भाई, अभी तो 427 पे चला गया है। मेरा 430 का टारगेट है, उसके बाद मेरा लॉन्ग में 450 का टारगेट है। तो बहरहाल अभी तक तो ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है और लकी में जो है थोड़ा एहतियात से काम करें, पीक में फंसने से बेहतर है। आज ही ज़रा रिज़ल्ट आए हैं PSO के, 8.80 की EPS बनी है आखिरी क्वार्टर की, और सालाना पे इन्होंने 100% का डिविडेंड दिया है, मतलब कि 10 रुपये का, और टोटल EPS इनकी बनी है 35। अब ये आपकी EPS आ गई है 2025 की। अगर 2024 में जाते हैं तो इनकी EPS 39 रुपये की तकरीबन बनेगी, बिल्कुल जी 39.04 की। और डिविडेंड इन्होंने पिछले साल भी जो है 100% का दिया था। तो इन्होंने इस दफ़ा 35 रुपये कमाए हैं। EPS में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है और ओवरऑल जो है डिविडेंड भी इनका अच्छा है, तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन कोई बात नहीं है, ज़्यादा इशू नहीं है। तो अभी देखते हैं, अभी जो है आपकी जो न्यूज़ थी वो तो आपकी निकल गई है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मूव इसमें आएगी ना तो वो टेक्निकल मूव ही आएगी इसमें। तो रिज़ल्ट्स ओवरऑल ठीक हैं, इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं, रिज़ल्ट अच्छे हैं, मुनासिब हैं, डिविडेंड भी अच्छा है। तो बाकी बंदा इसकी मुकम्मल डिटेल में रिपोर्ट देखेगा तो पता चलेगा कि किस चीज़ में थोड़ी बहुत मार पड़ी है और किस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। सिमिलरली मैं ज़रा बात करता हूँ मुगल के बारे में। आज RFV लिमिटेड की एक जो है वो एनालिस्ट ब्रीफिंग आई हुई थी, उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है, जो उन्होंने एनालिसिस अपना दिया, प्रेडिक्शन दी है बेसिकली कि मुगल 127 पे जाएगा। तो सोचने की बात ये है कि जब ये शेयर आपका 64-65 पे था तब उनकी ब्रीफिंग क्यों नहीं आई, तब उन्होंने इसके बारे में एनालिसिस क्यों नहीं दिया कि ये 127 पे जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, आप भी सोच सकते हैं ये चीज़ कि ये शेयर आपका 64 पे था, 64-63 तक गया है, वहाँ से आज ये शेयर कैप हुआ 77 पे, तो तकरीबन 7 और 6 तकरीबन 15-16 रुपये ये शेयर ऐड कर चुका है। चलें आप इसे छोड़ें, आप यहाँ से देखें कि टेक्निकली ये कितना परसेंट यहाँ से ऊपर निकल चुका है अपनी प्राइस से। 22% शेयर आपका यहाँ से ऊपर निकल चुका है और अब जो है प्रेडिक्शन की जा रही है कि ये शेयर आपका 127 पे जाएगा। तो ये चीज़ भी लाजमी ज़हन में रखा करें कि ऐसी जो स्कीमें होती हैं, ये न्यूज़ चलाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। जो भी आपके पास बड़ी ब्रोकरेज फर्म होती हैं या फिर जो भी मार्केट को चलाने वाले होते हैं, उनके लिए एक नेगेटिव या ऐसी एक एनालिस्ट जो है वो ऐसी ब्रीफिंग दे दें, आपको टारगेट बता दें, प्रेडिक्शन कर दें कि ये वहाँ पे जाएगा, तो ये इतना कोई मुश्किल काम कोई नहीं होता उनके लिए।
तो बहरहाल ये चीज़ लाजमी आप लोग देख लिया करें। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बल मेरा टारगेट तो यहाँ पे है, मेरा पहला टारगेट जो है वो 78 का था, 78 का, और मैं तो इसे काफ़ी टाइम से जमा करवा रहा था। 70 से नीचे मैंने तकरीबन 68 से इसकी बाइंग स्टार्ट की थी, 68, 64, और नीचे मैंने इसका 60 का भी इवन बाइंग रखी हुई थी, लेकिन हमारी 60 पे गया नहीं है, और स्टॉप लॉस तो हमारा कहीं 58 से नीचे का था। तो आज अगर देखते हैं तो इंशाल्लाह कल पॉसिबिलिटी है कि ये 81 प्लस कर सकता है। 81 प्लस करेगा तो फिर उसके बाद 85 और देन उसके बाद जो है 87। मैंने जो उसका लॉन्ग टर्म का अपना टारगेट बताया था, मैंने जो बनाया हुआ था वो मैंने 100 का बनाया हुआ था, लेकिन देखेंगे 100 की तरफ जाएगा कि नहीं। उससे पहले अगर हमें एग्जिट लेना हुआ तो हम लोग उससे पहले ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं कि कब सेलिंग आ रही है। तो बहरहाल आज जो आरिफ हबीब साहब की तरफ से जो प्रोडिक्शन हुई है उसका भी एक सॉलिड इम्पैक्ट पड़ सकता है इस पर। लेकिन जो न्यू बंदा बाइंग करेगा वो तो ये सोच लेना कि वो 22% जो है ऊपर बाइंग कर रहा है। इसी तरह जी आज आपके KSB पंप्स के रिजल्ट आए हैं। EPS आई है 3.02 हाफ ईयर की, और अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, इसलिए आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है 6,38,000 का। डिविडेंड तो वैसे पहले भी ये कोई नहीं खास देते होंगे, इस दफ़ा कहाँ से देंगे, तो डिविडेंड तो ये वैसे भी कोई नहीं देते हैं। और पिछले साल की निस्बत पिछले साल इनकी EPS मेरे ख्याल में यहाँ पे ये होगी बनी थी तकरीबन 2.85 की, और अभी 2 क्वार्टर की इनकी EPS अच्छी हो गई है, पिछले क्वार्टर की निस्बत भी EPS इनकी अच्छी आई है। तो पॉसिबिलिटी तो है कि इसे ऊपर जाना चाहिए। अब एक अच्छे मोमेंटम के अंदर भी शेयर है, और शेयर को आजकल कैंडल्स भी सपोर्ट कर रही हैं, और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर ये आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक अच्छी कैंडल देखने को मिले। जिस तरह से अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि यार यही मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो मेरे मुताबिक तो इसे जाना चाहिए ऊपर मज़ीद, और मज़ीद मुझे तो इसमें जो है एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि ये शेयर हमारा आने वाले दिनों में मज़ीद ऊपर जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मे भी आपका 260 270 भी लगा सकता है। तो बल ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स तो मैंने आपको रिजल्ट्स बता दिए हैं। तो बल यहाँ से इसकी एक सपोर्ट है, इस पर आप लोग नज़र रख सकते हैं। अब रही बात सैफ पावर की और अल्टन एनर्जी की। अब देखें यार, सिंपल सी बात है, सैफ पावर का जो IPPs का कॉन्ट्रैक्ट था वो सबको पता है कि ख़त्म हो चुका है। अल्टन एनर्जी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ आपको बेहतर पता होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट इनके IPPs के ख़त्म हो गए हैं। अब इनके प्लांट किसी काम के नहीं रहे हैं। हर चीज़ की एक मुद्दत होती है, इनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब ये बिजली बनाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो बहरहाल अब गवर्नमेंट तो इनसे बिजली नहीं ले रही है। अगर ये फ़र्ज़ करें कि थोड़ी बहुत बिजली बना भी रहे होंगे, प्रोडक्शन कर भी रहे हैं पावर की, तो मेरे ख्याल में वो बहुत महंगी होगी, और गवर्नमेंट इसीलिए इनसे बिजली लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। और गवर्नमेंट वैसे भी आजकल चाह रही है कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएँ, जैसे कि एंग्रो पावर के साथ उन्होंने किया है, एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड के साथ। तो बहरहाल वो उनका सेफ तरीका था कि इसी तरह हब पावर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था। LPL के साथ लाल पीर पावर है, निशात चुनिया पावर लिमिटेड है, निशात पावर लिमिटेड है, तो सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। सैफ पावर का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। अब देखना ये है कि सैफ पावर अपना फ्यूचर क्या डिसाइड करता है, क्या इन्हें इसी सेक्टर में इन रहना है या फिर ये अपना सेक्टर चेंज करते हैं, क्योंकि यकीनन डिविडेंड तो ये भी अच्छा देते रहते हैं, आपको पता है सैफ पावर वाले भी। तो अगर इनके पास रिजर्व्स हैं अच्छे, तो फिर शायद ये अपने आप को एज आ इन्वेस्टमेंट कंपनी बना लें, या फिर किसी और कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, किसी और चीज़ में किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके और ख़ुद को जो है एक इन्वेस्टमेंट की फ़र्म बना लें, और देन उससे कुछ प्रॉफिट आने लग जाए। लेकिन करंटली एक और चीज़ भी है कि सुनने में ये आ रहा है, काफ़ी टाइम से ये वाली बात चल रही है, ट्रक की बत्ती के पीछे हम भी लगे हुए हैं कि IPPs को पैसे मिलने हैं। तो बल ये खबरें आती रहती हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं कि फ़लाँ IPPs को पैसे तब कब दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, ये सुनने सुनाने की बातें हैं, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन कोई नहीं आई है। तो अगर कोई ऐसी IPPs की न्यूज़ आती है तो फिर वो डिपेंड करेगा कि सैफ पावर को कितने वहाँ से जो है वो IPPs के पैसे मिलने हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमारी न्यूज़ के बाद ही पता चलेगा। तो शायद फ्यूचर में कुछ इन्हें पैसे मिल जाएं, अगर हमारे हालात अच्छे रहे तो फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन करना तो है, आज नहीं तो कल ये सारे डेट जो है गवर्नमेंट ने क्लियर करने हैं। तो बस एक बला है, सल से टालनी तो है गवर्नमेंट ने। तो शायद ऐसी कोई अगर न्यूज़ आती है तो फिर शायद ये शेयर आपका 14-15 की तरफ जा सकता है। सेम यही चीज़ मैं अल्टन के लिए कहूँगा, अल्टन में भी यही सेम चीज़ है कि अगर ऐसी कोई इनके लिहाज से भी कोई न्यूज़ आती है पॉजिटिव, तो ये भी शायद आपका बूस्ट कर जाएगा, तो ये भी शेयर शायद आपका 15+ की तरफ चला जाए। तो ये इन्होंने एक डिविडेंड दिया था, शायद आपको याद होगा, ये तकरीबन 9.7 का डिविडेंड इन्होंने दिया था, और उसके बाद ये शेयर आपका डाउन पे डाउन आता जा रहा है।
ये थर्ड क्वार्टर इनका आया था, उसमें इनकी ईपीएस आई थी 10.21 की। और मैं यकीन माने मैं उस दिन कहा था कि यार मैं इसकी मीट देखता भी हूँ कि यार ये रिज़ल्ट जो आए हैं ये इनकी अदर इनकम जो है वो किस तरीके से आई है, लेकिन मेरे जहन से ही उतर गया। तो ये मैं इंशाल्लाह देखूंगा इसकी कि ये जिसकी 10.21 की ईपीएस आई थी ये किस तरीके से इनके पास आई है। तो बल इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद इन्हें भी कुछ आईपीपी से फ़ायदा हो और ये भी आपका बूस्ट कर जाए। एक और चीज़ थी, आज कोहाट टेक्सटाइल मिल लिमिटेड को आज लगा है कैप। अब एक ज़रा आप चीज़ देख लें कि कोहाट आपका कितना कमा रहा है साल का। देखें ना आप ज़रा, ये इसका तीसरा क्वार्टर था 2024 का, ये रहा चौथा क्वार्टर। चौथे क्वार्टर में इन्होंने कमाए थे 10.29 और साल में तकरीबन 2 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। उसके बाद है जी पहले क्वार्टर में 3.8, दूसरे क्वार्टर में 2.86 और तीसरे क्वार्टर में 4.4। पिछले क्वार्टर में 10 की ईपीएस थी, अभी 11 की हो चुकी है, मतलब कि अगले क्वार्टर में भी ये 3-4 रुपये कमा सकते हैं। अब इन्होंने दूसरे क्वार्टर में भी आपको कुछ नहीं दिया, पहले में भी कुछ नहीं दिया, तीसरे में दे दिया है, तो शायद चौथे में भी ये कुछ 1 आध रुपये का डिविडेंड दे दें। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि इनकी जो ईपीएस है वो बड़ी अच्छी आ रही है। तो अगर ये 15 रुपये फ़र्ज करें अगर कमा रहे हैं साल में, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये शेयर आपका कोहाट टेक्सटाइल लिमिटेड 13 रुपये की प्राइस डिज़र्व करता है? सिर्फ आप इस चीज़ पर ज़रा फोकस करें। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं करता। और इनकी ईपीएस जो है आजकल अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है और शायद इसमें मज़ीद जो है आप लोगों को एक अच्छी जो है पोजीशन देखने को मिले। और बहरहाल मेरा टारगेट तो तकरीबन यहाँ से 69 का है, 69 के बाद मेरा 77 का है और दैन मे बी ये आपका 90-95 की तरफ भी जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल ईपीएस ओवरऑल तो बड़ी अच्छी, आज काफ़ी टाइम बाद जाके इसे कैप लगा। तो अगर एक आध कैप ऐसा और लग जाता है, 1-2 लग जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ट्रेड आपकी हो जाएगी। एक और चीज़, आज जो है सिस्टम के रिज़ल्ट आए हैं। सिस्टम पे मैं बात करना चाह रहा था यार, मैं भी कह रहा था मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज़। 1.37 की ईपीएस आई है जी, 1.37 की। देखें जी, पहले इनकी बनी थी पहले क्वार्टर की 6.85 और अभी बन गई है 1.37। तो ये आप लोग इसकी इन्होंने जो है वो डिवाइड बाय 5 करके निकाल ली थी। तो अभी जो टोटल ईपीएस हमारे पास बन रही है इस क्वार्टर की 1.37 और टोटल हमारे पास बन गई है तकरीबन 2.74। तो आपकी 2.74 जो है ईपीएस अब बनी है। अब आपने ये देखना है कि अगर इसकी ईपीएस साल की अगर 2.74 बन रही है, सॉरी हाफ ईयर की, तो साल की इसकी कितनी बनेगी? 5.5-6 रुपये के दरमियान इसकी साल की ईपीएस बनती है। अगर इसी हम देखें कि इसी ग्रोथ के लिहाज से देखें कि थोड़ी बहुत ग्रोथ भी होती रहे, तो 6 की साल की ईपीएस बन रही है। अब आपको कंपेयर करना होगा बाकी कंपनीज़ के साथ, मतलब कि फ़र्ज करें इसी सेक्टर में आपका और कौन सा शेयर है जो आपको लगता है कि वो अच्छा है। अब एयर लिंक है, आप एयर लिंक को ज़रा कंपेयर करें कि एयर लिंक आपको साल की कितनी ईपीएस ला के दे रहा है। एयर लिंक की 3 क्वार्टर की 5 हो गई है, मतलब कि एयर लिंक इससे ईपीएस थोड़ी बेहतर लेके आ रहा है। इसलिए एयर लिंक अगर अभी की इस प्राइस पे मूव कर रहा है तो वो प्राइस मेरे ख्याल में एयर लिंक की अच्छी प्राइस है। एयर लिंक ने देखे ना ज़रा पिछले साल कितना कमाया था, पिछले साल 7 रुपये कमाए थे। तो अगर एयर लिंक इस साल भी 6-7 रुपये कमाता है, तो एयर लिंक अगर 7 रुपये कमाता है तो फिर मेरे ख्याल में एयर लिंक सिस्टम से अगर ऊपर मूव कर रहा है तो फ़िलहाल के लिए अच्छी प्राइस पे मूव कर रहा है। ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि सिस्टम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है फ्यूचर में। और सिस्टम को टक्कर देना किसी कंपनी के लिए भी आसान काम नहीं है, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ी कंपनी है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपकी यकीनन जो है फ्यूचर में भी उस पर आप देखेंगे कि आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन देखने को मिलेगा। लेकिन करंटली सिनेरियो के मुताबिक अगर देखें तो सिस्टम मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है और सिस्टम को मेरे ख्याल में थोड़ा सा भी नीचे आना चाहिए। इसके अलावा आप चले नेटसोल भी आपके पास है, आप लोग नेटसोल के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे भाई लाइट चली गई है और बस लाइट गई तो समझ जाएं इंटरनेट यहाँ पे बंद हो जाता है। तो ये बस हमारे मुल्क की सूरत हाल है। ये गांव में बंद आ जाए तो यहाँ पे यही इश्यू होता है। तो इंशाल्लाह जब लाहौर वापस जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो बहरहाल ये कुछ आज ख़बरें भी थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करती हैं। और एक आध आज की खबर ये है कि जो आपके पास कैप्को और दैन उसके बाद फौजी ग्रुप जो है
वो जो अटक सीमेंट है उनके शेयर्स को बाय करना चाह रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में 40-40 इतना कुछ था, 40-40% दोनों। तो वो शायद उनकी जो है मेजर होल्डिंग अपने पास रखना चाह रहे हैं। तो ये आज की एक न्यूज़ थी, शायद आपको ये न्यूज़ आज की मिली भी होगी और आप लोगों ने रीड भी की होगी। तो बहरहाल मैंने तो ये न्यूज़ पढ़ ली थी और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। बाकी मज़ीद तो कोई न्यूज़ नहीं है। बाकी चलें एक दफ़ा ज़रा मैं नेटसोल की EPS वगैरह को ज़रा थोड़ा सा ना कंपेयर करना चाहता हूँ कि इसकी EPS क्या कहती है। नेटसोल की EPS जो है पिछले साल की ज़रा देखें ना, नेटसोल ने पिछले साल में कमाए थे 15 और अभी तो नेटसोल के हालात ही बहुत बुरे चल रहे हैं, EPS भी कोई नहीं आ रही है अच्छी। तो बहरहाल एक तो IT सेक्टर वाले अपना पैसा भी बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, क्या करें, अब डॉलर इंक्रीज़ होगा तो तभी पाकिस्तान में लेके आएंगे। तो ये भी एक इनकी भी जो स्ट्रेटजी मुझे कोई नहीं समझ आती, यह भी बड़े सियाने हैं वैसे। तो बहरहाल अभी नेटसोल जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा ऊपर मूव कर रहा है अगर करंटली EPS के लिहाज से देखें, और एयरलिंक ज़्यादा अच्छी प्राइस पे है। तो वो नेटसोल मज़ीद अगर नीचे आता है तो फंडामेंटल्स की बेस पे जिस तरह से इसकी EPS साल की बन रही है, साल की EPS से इसके रिजल्ट बहुत ही बुरे हैं। 3.98 की EPS चल रहा है, अगले क्वार्टर में अगर कोई 10-15 रुपये की EPS लेके आ जाए तो वो अलग बात है। तो सिस्टम आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए ओवरऑल अगर निचोड़ बताऊँ तो वो बहुत बेस्ट है। तमाम IT सेक्टर में से सिस्टम आपका वन ऑफ द बेस्ट है। सिस्टम के बाद अगर कोई देखेंगे तो शायद मैं कहूँगा कि एयरलिंक थोड़ा बेहतर है, उसके बाद नेटसोल, देन एवियन और सिस्टम, एवियन और देन उसके बाद सिस्टम कह दिया मैंने माजरत, हमनल और सिमेट्री। हमनल आपको पता है कि कॉन्स्टेंट सी ग्रोथ है, कोई ज़्यादा इतनी नहीं है। सिस्टम नई कंपनी है, सिमेट्री नई कंपनी है, शायद उसमें कुछ ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है, तो वो आपका फ्यूचर में शायद आउट परफॉर्म कर सकती है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ आप लोगों की नज़र में, आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।